हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट सीरीज का फिफ्थ सेशन लाए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस सेशन को नहीं देख रहे हैं तो जरूर वॉच करें, इससे बहुत आप लोग को हेल्प होगा और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं। तो पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाए। तो चलिए आज अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। बात करेंगे कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इस फिर इसका कौन कौन सा ये नुकसान क्या क्या होता है, इससे कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो ये सब इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो होता है एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में। अब इनडिजायरेबल चेंज कोई भी, जैसे फिजिकल हो या केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, कि एयर वाटर एंड सॉइल। अबायोटिक ऑफ कंपोनेंट तो हम लोग जान रहे हैं कि किसे कहते हैं, एयर वाटर और सॉइल। तो इसमें अगर किसी भी तरह का ऐसा चेंजेस आए जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, मतलब कि ऐसा चेंजेस होने से नुकसान हो रहा हो, तो इसे कहा जाता है पॉल्यूशन। एंड दैट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ, मतलब कि अपना नकारात्मक इम्पैक्ट देता है लाइफ में, एंड लाइफ बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड पॉल्यूशन। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल में हो, और इससे क्या हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो लाइफ में और लाइफ बेस्ड सिस्टम में, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन तो ठीक है, चलो। अब पॉल्यूशन को कोई काउज करने वाला होगा, तो पॉल्यूशन को काउज करने वाला कहलाता है पॉल्यूटेंट। A pollutant is a dangerous substance that is released into the environment। तो पॉल्यूटेंट जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट बेसिस पे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, की ओरिजिन का सोर्स क्या है। तो पॉल्यूटेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे बात हो रहा है किसका, पॉल्यूटेंट का। इसे एक तरह से कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है ये, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। अब अगर ये सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है पॉल्यूटेंट, तो पॉल्यूटेंट का भी कुछ सोर्स होगा, यहाँ इसका कोई ओरिजिन होगा जहां से ये ओरिजिनेट हुआ हो, इसका कोई सोर्स होगा ओरिजिन का। तो वो हो सकता है या तो नेचुरल पॉल्यूटेंट हो सकता है या फिर मैन मेड पॉल्यूटेंट हो सकता है। आजकल के तो पता ही है कि ह्यूमंस की वजह से कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काउज हो रहा है। तो पहले नेचुरल पॉल्यूटेंट्स देखेंगे, फिर हम लोग मैन मेड देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अभी फिलहाल पॉल्यूटेंट का टाइप्स देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन दो तरह का हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि पॉल्यूटेंट का स्टेट के अकॉर्डिंग पॉल्यूटेंट जो है वो थ्री टाइप का डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। और लिक्विड पॉल्यूटेंट मतलब कि द्रव्य पॉल्यूटेंट जो है वो हो गया वाटर कंटेनिंग, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब लिक्विड पॉल्यूटेंट में आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया। ये सब है कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट है जो कि कॉज करते हैं पॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म अगर हम देखें, तो इसके बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे पॉल्यूटेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट उसे कहते हैं जो कि दे स्प्रेड पॉल्यूशन ओनली बाय रिमेनिंग इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह करके जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। लाइक DDT, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट उसे कहते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंट्रैक्शन के वजह से कुछ नया बनता है और उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में पैन। अब ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डिस्पोजल, इसके आधार पे कि वो डिस्पोज होता है या नहीं,
मतलब कि इजिली वो गलने वाला है या नहीं, उसके आधार पे दो तरह का होता है। एक तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो आसानी से गल सके, सड़ गल सके, जिसे बैक्टीरिया उसे गला सके, डिकम्पोज कर सके। और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जिसको कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसे डिकम्पोज ना कर सके, तो उसे कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में क्या क्या इंक्लूड है। तो इसमें आ जाते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, एक्सक्रीटा, सीवेज, एक्सेट्रा, विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, जो कि माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा इसे डिकम्पोज किया जा सकता है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं प्लास्टिक, हेवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, लेड, शीशा, डीडीटी, etc कम अंडर दिस कैटेगरी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे पॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है। अबायोटिक कंपोनेंट में एक तो एयर में होता है, एयर में वाटर पॉल्यूशन होता है एंड सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे किसे, एयर पॉल्यूशन को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर जो है ये मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का, जो कि हमारे अर्थ को जो है चारों ओर से घेरे हुए रहता है, एक ब्लैंकेट कवर की तरह। और इस कवर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में जो रहता है 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% of oxygen present है, and 0.93% argon present है, and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। Apart from these gases like neon, krypton, helium, hydrogen, ओजोन, ये सब जो है जो स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये, लेकिन जो चार होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी ये सब भी हैं लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। When the amount of one or more pollutants in the atmosphere so high that the quality of air deteriorate and it is harmful to the biological community, then it is called air pollution। कि इनमें से कोई भी एक या ज्यादा पॉल्यूटेंट जो है अगर एटमॉस्फेयर में हाई हो जाते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ एयर होता है वो डिटोरिएट होता है, मतलब कि खत्म होता जाता है, धीरे धीरे गिरता जाता है, और ये हार्मफुल होता है जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उनके लिए। तो ये क्या हुआ, मतलब कि जो पॉल्यूटेंट का एटमॉस्फेयर में हाई होना, तो ये क्या हुआ, एक अनडिजायरेबल चेंज हुआ, अनडिजायरेबल चेंज मतलब एक अवांछित बदलाव जिसको नहीं होना चाहिए था। तो और ये हार्मफुल होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए, मीन्स लिविंग बींग्स के लिए। लिविंग बींग्स, अब वो ह्यूमंस हो या फिर अदर जितने भी लिविंग बींग्स है उनके लिए, देन इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इसे हम कहेंगे एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन का हम लोग टाइप देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एयर पॉल्यूशन के ओरिजिन के आधार पर इसे दो तरह का बांटा गया है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो कि एक होता है नेचुरल पॉल्यूशन एंड एक होता है मैन मेड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो यहाँ पे ये नेचुरल पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट कर सकते हैं इसे, पॉल्यूटेंट मतलब कि जो पॉल्यूशन कॉज करे उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो दीज पॉल्यूटेंट नेचुरल में जैसे आगे इमर्ज फ्रॉम नेचुरल सोर्स, कोई नेचुरल सोर्स से आया हुआ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लावर का पार्ट होता है। तो ये एक नेचुरल पॉल्यूटेंट का काम करता है। एंड वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना, एंड गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जो गैसेस रिलीज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के बाद, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड ओशन, कि ये सब जो गैसेस रिलीज होते हैं फॉरेस्ट के जलने से या तो फिर ओशियन से जो रिलीज होते हैं, तो इसे कहा जाता है नेचुरल पॉल्यूटेंट। ये जो होते हैं उतना सीरियस हार्म नहीं करते हैं, दे डू नॉट कॉज सीरियस हार्म। अब हम बात करेंगे मैन मेड पॉल्यूटेंट। दिस इंक्लूड्स pollutants released from factory, kitchens and automatic vehicle। यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स। अब बात करेंगे कि नेचर के आधार पर जो है वो दो तरह का होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो गैसियस पॉल्यूटेंट में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि जब हम ईंधन को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं,
तो ये सब रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिलीज होता है, हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। और ये सब जो गैसियस पॉल्यूटेंट है ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल होता है। Chlorofluorocarbons released from aerosol can cans and refrigeration system कि रेफ्रिजरेटर वगैरह से जो भी कूलिंग करने वाला ये मशीन होते हैं उससे रिलीज होता है, उसे यूज करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होता है वो जा करके क्या करता है कि ओजोन लेयर जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में जो मौजूद है ओजोन लेयर, उसको उसका जो लेयर होता है उसे डिप्लेट करता है। और ओजोन लेयर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वो हेल्प करता है यूवी रेज को अर्थ में आने से, और यूवी रेज से कॉज होता है स्किन कैंसर वगैरह, तो उसको रोकता है ये ओजोन लेयर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है उसको डिप्लेट कर रहा है उस लेयर को, तो सोचिए कितना हार्मफुल हो सकता है होता है ये। Compounds of sulfur released from the combustion of fossil fuel containing sulfur such as SO2, SO3, etc. कि जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है वो ऑब्टेन होता है, मतलब मिलता है फॉसिल फ्यूल के जलाने से। जो भी सल्फर कंटेनिंग होते हैं जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होते हैं। फिर क्लोरीन रिलीज्ड फ्रॉम ब्लीचिंग ऑफ कॉटन क्लोथ एंड अदर केमिकल एक्टिविटीज। क्लोरीन रिलीज्ड होता है कॉटन को ब्लीच करने से, कॉटन क्लोथ जो होते हैं उनको ब्लीच करने से और भी अदर केमिकल एक्टिविटीज से। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जैसे हो गए NO हो गए, N2O हो गए, NO2 हो गए, NO3 हो गए। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो कि थोड़े सॉलिड सॉलिड हो गए उसे कहेंगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। द मेन सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट आर व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल से निकलता है उसे जैसे जो व्हीकल से निकल रहा है, थर्मल प्लांट से निकल रहा है, ऑयल रिफाइनरी से निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है वहां से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे, these pollutants are harmful to the lungs and respiratory process। और ये सब जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारे लंग्स के लिए एंड रिस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए। और ये रिड्यूस कर देते हैं विजिबिलिटी इफेक्ट को, मतलब आंखों के लिए भी ये अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जांपल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्लाई ऐश हो गया एंड अदर मेटल पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट हम अदर पॉल्यूटेंट देखें, एयर पॉल्यूशन जो कॉज करता है वो हो गया एरोसोल। और एरोसोल कहा जाता है ये जो होता है कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि 1 से लेकर के 10 म्यू सॉलिड और लिक्विड होते हैं सस्पेंडेड इन अ गैस, तो इन्हें कहा जाता है एरोसोल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एन एरोसोल रेफर्स टू फाइन पार्टिकुलर मैटर, फाइन पार्टिकुलेट मैटर होगा यहाँ पे, फाइन पार्टिकुलेट मैटर that is larger than a molecule but small enough to remain suspended in the atmosphere for at least several hours। जैसे कि हो गया आपका स्मोक हो गया, धुआं हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, जैसे डस्ट हो गया, फ्लेम हो गया, फॉग हो गया, ये सब जो है ये सब एरोसोल कहलाता है। और ये मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं अगला जो पोल्यूटेंट है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग जो बना होता है, ये स्मॉग वो बना होता है स्मोक मतलब धुआं प्लस जो फॉग होता है उससे बनता है स्मॉग। इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड volatile organic compound react to sunlight creating a brown haze above cities। क्या होता है कि जब कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्रिएट कर देता है एक ब्राउन हेज, पूरा धुआं धुआं एकदम कुछ भी नहीं दिखने लगता है, तो इसे ही स्मॉग कहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग ऑन ह्यूमंस, तो ये कॉज करेगा रिस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा हो गया, कफिंग हो गया एंड ब्रोंकियोलिटिस हो गया। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी कॉज करेगा जिसमें फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करता है, कैंसर करता है, इन्फेंट हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्फेंट हेल्थ हो गया जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है इन्फेंट। लो बर्थ वेट, अगर कोई बच्चा पैदा ले रहा है तो उसका जो वेट होगा बहुत ही कम होगा, आई में इरिटेशन होगा एंड ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होगा, तो ये सब फोटोकेमिकल स्मॉग का इफेक्ट है ह्यूमंस बीइंग पे। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉल्यूटेंट है वो है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश जो है वो कॉज कर होता है बाय
थर्मल पावर प्लांट से ये ओरिजिनेट होता है। फ्लाई एश कैन हैव डिफरेंट केमिकल मेकअप डिपेंडिंग ऑन वेयर द कोल वाज माइंड। Fly ash is a pollutant and it contains acidic toxic. Fly ash ऐसा pollutant है जो कि contain करता है acidic toxic and radioactive matter. This ash can contain lead, arsenic, mercury, cadmium and uranium. ये सब contain करता है fly ash। अब हम लोग बात करेंगे एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम जो होता है वो बहुत ही फाइन सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एयर में एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज कंबशन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस और नेचुरल सोर्सेज लाइक वोल्केनिक इरप्शंस। इन सबसे एसपीएम ओरिजिनेट होता है और दिस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज डस्ट, pollen soot, smoke and liquid droplets। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे पॉल्यूटेंट का, तो इंडोर एंड हाउस होल्ड एयर पॉल्यूटेंट। यहाँ पे हम लोग पॉल्यूटेंट का बात कर रहे हैं। तो मोस्ट इंडोर एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम सोर्सेज दैट रिलीज गैसेज और पार्टिकल्स इनटू द एयर। थिंग्स सच एज बिल्डिंग मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है कि एयर में पॉल्यूशन कॉज करता है। और या फिर अगर हम कोई ऐसा है कि टोबैको स्मोक एंड वुड बर्निंग, लकड़ी जला रहे हैं, फिर stoves also cause indoor pollution. The effect of indoor air pollution can be life-threatening. The global death is 4.1 million due to indoor air pollution, as published in major recent studies. Recent studies में देखा गया है कि globally कि इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से इतने लोगों का जान जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये बस ह्यूमन पे नहीं बल्कि इन्वायरमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम ह्यूमंस पे बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है कि एयर जो है, क्लियर एयर एसेंशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर एयर पॉल्यूशन वाला अगर हम एयर ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, अगर हम लोग पॉल्यूशन वाले एयर को लें तो क्या होगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, लंग्स होगा एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मींस सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा अफेक्ट होगा। इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होंगे जैसे कि स्किन डिजीज होंगे, रिस्पिरेटरी डिजीज होंगे लाइक अस्थमा हो जाएगा, इंसोम्निया होगा, टायर्डनेस होगा, हेडेक होगा, टीबी होगा, ब्रोंकाइटिस होगा। ये ब्रोंकाइटिस जो है वो लंग इन्फेक्शन है। ये सब कॉज्ड होता है बाय पॉल्यूटेड एयर के वजह से। अब हम लोग तो बात कर ले कि ह्यूमंस में क्या क्या इफेक्ट होता है, कि जितने भी सिस्टम हैं हम लोगों के, जैसे सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सब में अफेक्ट कर रहा है। तो आखिर फ्लोरा एंड फौना जो है, मतलब कि प्लांट्स जो एंड एनिमल्स हैं, ये फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को एंड फौना कहते हैं एनिमल्स को। तो इनमें भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखता है इसका। एयर पॉल्यूशन हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन वेजिटेशन, कि वेजिटेशन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करता है। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन etc. Air pollution has a negative impact on aquatic and terrestrial organisms, कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट जो है एयर पॉल्यूशन, इससे भी कॉज हुआ था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा भयावह था क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा डेथ हुआ था। ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1984 वाटर कंटेनिंग कैटलिस्ट इंटर्ड इनटू टैंक नंबर इतना। ये एक यूनियन कार्बाइड जो है, ये कॉरपोरेशन फैक्ट्री का नाम है, पेस्टिसाइड फैक्ट्री था भोपाल में। यहाँ पे क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वो लीकेज करने लगा अचानक से, और वो पूरा स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द सिटी। और इसके वजह से बहुत लोग, हजारों लोग मारे गए। This gas polluted drinking water, soil water of ponds and reservoirs and badly affected fetus, newborns, pregnant women, old people। इन सब में बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। वहां पे बहुत टाइम तक जो बच्चे भी ये हो रहे थे, न्यू बॉर्न बेबीज हो रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज देखा जा रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिलीज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट।
मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे मिक भी कहा जाता है, इट इज अ कलरलेस टीयर इंड्यूसिंग, मतलब कि आंसू इंड्यूस कर सकता है, फ्लेमेबल गैस, जलने वाला गैस है, विच इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट इंसेक्टिसाइड्स, इसका जो यूज होता था वो इंसेक्टिसाइड प्रोडक्शन के लिए होता था। अब हम बात करेंगे एसिड रेन। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, कि एटमॉस्फेयर में जब सल ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आता है फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज, दोनों रीजन से जब आता है ये ध्यान में रखना है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के फॉर्मेशन में। सम ऑफ these oxide are deposited back on the surface as dry deposit. Precipitation which contains sulfate, nitrate, ammonium and hydrogen ions falls on land as acid rain. ये क्या होते हैं कि जा करके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंबाइन हो जाते हैं, सरफेस में डिपॉजिट बैक हो जाते हैं, सरफेस में ड्राई डिपॉजिट, और जब बारिश होती है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं और उससे बना देते हैं एसिड रेन। एसिड रेन अफेक्ट्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को, एक्वेटिक जो कि जल में रहने वाले जीव जंतु हैं एंड जो टेरेस्ट्रियल स्थल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो डैमेज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को भी डैमेज करता है, एंड मॉन्यूमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल जो है, उसमें एसिड रेन का असर देखा जा सकता है। पहले बहुत ही वाइट दिखता था, अब उसमें हल्का येलोइश कलर आ रहा है ड्यू टू एसिड रेन। द बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर सीरियसली अफेक्टेड बाय एसिड रेन। क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होता है सॉइल का, एसिड रेन की वजह से बहुत ही एडवर्स इफेक्ट शो करता है। एसिड रेन अफेक्ट्स ट्रीज एंड shrubs इन मेनी वेज, इवन ट्रीज जो हैं और जो shrubs हैं उन्हें भी अफेक्ट करता है, एज a रिजल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज स्टंटेड, जिससे क्या होता है कि उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, स्टंटेड मतलब रुक जाना। इफेक्ट्स ऑन ओजोन लेयर, एयर पॉल्यूशन का हम देखें कि क्या इफेक्ट होता है तो ओजोन लेयर पे, मैन मेड प्रोसेस ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेट्रा आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दीज कॉज ओजोन डिस्ट्रक्शन, ये सब जो है वो ओजोन डिस्ट्रक्शन करते हैं। द सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय ओजोन आर मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, जो कि रिलीज होता है जितने भी कूलिंग मशीन्स हैं, जैसे लाइक रेफ्रिजरेटर, एसी जो हम लोग यूज करते हैं, उससे रिलीज होता है सीएफसी, और ये जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। फिर सेकेंड है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देयर इज अ लैक ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपने देखा हो कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन। अब अगर फाइटोप्लैंक्टन का ही कमी हो जाए, प्रोड्यूसर ही ना रहे, तो फिर बाकी के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट शो करता है इकोसिस्टम में, विच एडवर्सली अफेक्ट्स दिस इकोसिस्टम, क्योंकि पूरे फूड चेन को ही ये डिसबैलेंस कर दे रहा है। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रोड्यूसर है, अगर प्रोड्यूसर ही खत्म हो जाएगा तो फिर जो इस पे डिपेंडेंट है, जो कंज्यूमर्स हैं, फिर वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड, कि प्लांट्स का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होता है। अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन अफेक्ट्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कि जो न्यूट्रिएंट का पास होना, वही हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये यूवी रेडिएशन जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल बायोजियोकेमिकल साइकिल है एंड एक्वेटिक बोथ को। अब बात करेंगे कि इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट एंड वेदर, कि एयर पॉल्यूशन का क्लाइमेट और वेदर में क्या इफेक्ट दिखेगा, तो एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है। और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगा। दिस विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू विच द आइस विल मेल्ट। अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा तो सबसे पहला इफेक्ट तो यही दिखेगा कि आइस जो होंगे वो मेल्ट होना शुरू होंगे, जिससे कि सी वाटर जो होगा उसका जो लेवल होगा वो बढ़ने लगेगा,
विच विल सबमर्ज मेनी एरियाज, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज जो होंगे वो डूबेंगे। हायर टेम्परेचर राइज विल इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और बहुत सारे एरियाज में हायर टेम्परेचर जो होते हैं वो डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट लाते हैं। इट मीन्स कि डेजर्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। दिस विल एडवर्सली अफेक्ट लोकल वेदर चेंजेस, जिससे जो लोकल वेदर होगा, लोकल मौसम जो होगा उसमें चेंजेस आएंगे, वहाँ का रेनफॉल में चेंजेस आएगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएगा एंड विंड स्पीड में भी चेंजेस आएगा। और ये सब जो है वो एकदम ये सब पे असर पड़ता है, पूरे क्लाइमेट पे भी, वेदर पे भी। तो इसीलिए बचना चाहिए पोल्यूशन से। अभी की मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, कि हम लोग कैसे एयर पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, इससे क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे अब हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वेहिकुलर एमिशन कंट्रोल, सबसे ज्यादा तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो व्हीकल से रिलीज हो रहा है, तो इसमें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसमें हो सकता है कि यूज ऑफ एफिशिएंट इंजन का यूज करें, यूजिंग गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल, यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल का यूज करें, यूज कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है ये एग्जॉस्ट इमिशन कंट्रोल डिवाइस है और ये कंट्रोल करता है पॉल्यूशन को। व्हीकल को मेंटेनेंस करके रखें ताकि बहुत ज्यादा ये पॉल्यूशन कॉज ना कर सके। ऑप्टिमाइज होम डिलीवरीज, यूज एफिशिएंट लॉन एंड गार्डनिंग इक्विपमेंट, कि गार्डनिंग वगैरह करें जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। टर्निंग ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक में हो तो अपने इंजन को ऑफ करें। अंडर कैफे नॉर्म्स, कॉर्पोरेट एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड emission आर mandated to be less than 130 ग्राम पर किलोमीटर पर फेज वन till 2022 and less than 113 ग्राम पर किलोमीटर पर फेज टू post 2022. Using public transport and environment friendly vehicle like bicycle to cover short distance, अगर हम लोगों को कहीं कम दूरी में जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या फिर व्हीकल यूज करें, बाईसाइकिल, ये मतलब बाईसाइकिल वगैरह यूज करें, तो जिससे कि क्या हो कि कम से कम एयर पोल्यूशन कॉज हो सके। फिर इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कुछ कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर pollution occurs when harmful substances, often chemical or microorganisms, contaminate water bodies. कि वाटर पॉल्यूशन तब कॉज होता है जब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कुछ केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉन्टेमिनेट कर देते हैं वाटर बॉडीज को, मतलब कि उसे अफेक्ट कर देते हैं, गंदा करते हैं। वाटर बॉडीज में इन्वॉल्व स्ट्रीम, रिवर, लेक, ओशियन, एक्विफर, रिजर्वोयर्स, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो सारे इंक्लूड्स हैं, चाहे वो झरना हो, तालाब हो, समुद्र हो, सी हो, महासागर हो, उसे वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। अब काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, की वाटर पॉल्यूशन कैसे काउज होता है? तो मिक्सिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, कि वाटर बॉडीज में जब डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो जाए तो इससे वाटर पॉल्यूशन काउज होता है। वाटर कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स एंड वीड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर गेट्स मिक्स्ड इन द रिवर, कि क्या होता है कि जो हम फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए में यूज करते हैं और उस वो क्या होता है कि वो पानी के थ्रू बह करके नदी में जाके मिल जाता है, रिवर में मिल जाता है, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। फिर ऑयल स्पिल्स, कि क्या होता है कि कोई तेल का ये गिर जाए तो उससे भी कॉज होता है। केमिकल्स कंटेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रीचिंग द एक्वेटिक सिस्टम, कि ऐसा कोई केमिकल जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो वो एक्वेटिक सिस्टम में पहुंच जाए तो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ हाई टेम्परेचर वाटर कमिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, की इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाटर आते हैं उसे हम डायरेक्ट वाटर सोर्स में डिस्चार्ज कर दें, उसे छोड़ दें, तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। एंड यूज ऑफ रिवर वाटर फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ, कि हम कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए पानी को यूज करें, रिवर वाटर को, तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के।
तो ये क्या करता है कि उसके क्वालिटी को गिरा देता है, डिटोरिएट करता है। वाटर क्वालिटी इज डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, हेल्थ कंडीशन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। अब अगर वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होगा तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का जो हेल्थ होगा वो भी खराब होगा, और जो है ग्लोबल इकोनॉमी है इससे वो भी खराब होगा। अब कुछ कुछ इफेक्ट देखेंगे कि वाटर पे बेसिकली क्या पड़ता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो टर्म है इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बीओडी से क्या मतलब होता है। तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब होता है कि जो वाटर बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है। तो ऑक्सीजन का डिमांड कब बढ़ेगा कि जब वो वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो जिससे कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। द इंडिकेटर दैट मेजर्स द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन फाउंड इन वाटर एक्सीड्स अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि ये एक इंडिकेटर है कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा वाटर में बढ़ गया है, जिससे कि वहाँ का जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द पैरामीटर टू मेजर द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। बीओडी जो है वो एक पैरामीटर है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए इन सीवेज वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज में। The amount of oxygen required by bacteria while stabilizing decomposable organic matter under aerobic condition, कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक कंडीशन में उन्हें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ये डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो जितना ज्यादा जरूरत पड़ता है उसे ही बीओडी कहा जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि वाटर पोल्यूशन डिप्लेट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसे डिप्लेट करता है, मतलब उसे खत्म करता है। एंड ट्रिगर्स अनब्राइडल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन लेक्स, यूट्रिफिकेशन। कि क्या होता है कि यूट्रिफिकेशन कहते हैं उसको जहाँ पे वाटर न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाए, वाटर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एक्सीड्स कर, तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो वो उसमें क्या होगा कि जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो डिप्लेट करता है और ट्रिगर कर देता है अनब्राइडल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन लेक्स, जिसे कहेंगे यूट्रोफिकेशन। ये फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्टामिनेशन ऑफ द फूड चेन, कि फूड चेन जो होता है उसको कॉन्टामिनेट कर देता है। फिशिंग इन पॉल्यूटेड वाटर इन द यूज ऑफ वेस्ट वाटर फॉर लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर कैन इंट्रोड्यूस टॉक्सिन इनटू फूड्स व्हिच आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ व्हेन ईटन। क्या होता है कि जब पॉल्यूटेड वाटर को में फिश रह रहा है और उसे जब कंज्यूम करता है कोई ह्यूमन, तो वो जो टॉक्सिन होता है वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। या तो फिर अगर कोई रिवर का पानी है जो यूज हो रहा है कोई लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन अगर चला गया तो कंजर्व हो जाता है, और वो टॉक्सिन जब फिर हम फूड खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। फिर वाटर पॉल्यूशन की वजह से कुछ डिजीज होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, जियार्डियासिस हो गया, अमीबियासिस हो गया, स्कैरियासिस हो गया, हुकवर्म हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, लिवर डैमेज एंड इवन कैंसर भी कॉज होता है। किडनी डैमेज भी इसके वजह से हो जाता है, एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। रिप्रोडक्टिव एंड इंडोक्राइन डैमेज होता है, थायराइड सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मलेरिया होते हैं, रैशेज होते हैं। मलेरिया इस वजह से होता है कि मलेरिया जो होता है, मॉस्किटोज जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं इन वाटर। रैशेज होते हैं, रैशेज होते हैं, पिंक आईज होता है, ये सब डिजीज है जो कि वाटर पोल्यूशन की वजह से कॉज होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूएन, डायरियल डिजीज लिंक टू लैक ऑफ हाइजीन कॉजेज द डेथ ऑफ अबाउट 1000 चिल्ड्रन अ डे वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत ही खराब बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वाटर पॉल्यूशन को। तो यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड ब्लीच व्हेन यू आर वॉशिंग क्लोथ और डिशेज। यूज ओनली फॉस्फेट फ्री सोप एंड डिटर्जेंट, कि जो बहुत कम से कम अमाउंट में हम डिटर्जेंट को यूज करें या फिर ब्लीच को यूज करें जब हम कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं। तो जो फॉस्फेट फ्री सोप होता है या डिटर्जेंट होता है उसे ही यूज करें, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हो। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। हम लोग जो एग्रीकल्चरल फील्ड में पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं उसके यूज को थोड़ा मिनिमाइज कर दें तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। डू नॉट डिस्पोज ऑफ these केमिकल्स, मोटर ऑयल और अदर ऑटो
ऑटोमोटिव फ्लूइड इनटू द सैनिटरी सीवर और स्ट्रॉम सीवर सिस्टम। कि ये सब जो केमिकल्स होते हैं या मोटर ऑयल होते हैं या ऑटोमोटिव फ्लूइड्स होते हैं, इन्हें हम लोग डायरेक्ट डिस्पोज ना करें वाटर में। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो प्रॉपरली करें। कंजर्व एज मच वाटर एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी को बचाएं। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को अवॉइड करें। हेल्प क्लीन अप लिटर इन वाटर फील्ड एरियाज, जो वाटर फील्ड एरियाज हैं वहाँ पे जो पत्ते वगैरह गिरते हैं उन्हें साफ करें। अवॉइड थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर, की रिवर में कोई भी वेस्ट फेंकने से बचें। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें। अगर हम जैसे कहीं का पानी ही छोड़ते हैं, किचन का पानी हो गया या कोई फैक्ट्री का पानी अगर हम रिवर में छोड़ रहे हैं तो पहले उसका ट्रीटमेंट कर लें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें, उसके बाद फिर उसे डिस्चार्ज करें रिवर वगैरह में, जिससे pollution control हो सके। The sewage should not be discharged directly into the rivers. Dead human and animal bodies should not be thrown into rivers. कि जो डेड ह्यूमन या डेड एनिमल्स बॉडी जो होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली रिवर में ना फेंकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेराइन पॉल्यूशन का। तो मेरीन पॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड ट्रैश इनटू द मेरीन एनवायरनमेंट। मेरीन एनवायरनमेंट में जो केमिकल एंड ट्रैश जो होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को मेरीन मेरीन पॉल्यूशन कहा जाता है। और ये किसके वजह से कॉज होता है? तो ये होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, रन ऑफ, इंटरनेशनल डिस्चार्ज, ऑयल स्पिल्स। जैसे कि क्या होता है कि बड़े बड़े जहाज जो शिप्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उनमें से कई बार क्या होता है कि ऑयल्स का रिसाव होने लगता है, तो उसके वजह से पॉल्यूशन काउज होता है। लिटरिंग, ओशन माइनिंग। अब इसका इफेक्ट्स क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ मेराइन पॉल्यूशन, तो हार्मफुल टू मेराइन ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिप्लेट करेगा। ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बुरा होगा। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। रिड्यूस दीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। साउंड पॉल्यू अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे साउंड पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि द जनरल नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड। की जो जनरल साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग साउंड कहते हैं। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हाई, अगर वो बहुत ज्यादा हाई है और वो जो सुनने वाला है वो इरिटेट हो रहा है इससे, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉइज। And noise pollution is the condition of disturbance and restlessness in the human class due to high intensity sound। और noise pollution वो condition है जिससे कि disturbance होता है और बेचैनी होता है ह्यूमन क्लास को हाई इंटेंसिटी साउंड से, उसे ही नॉइज पॉल्यूशन कहा जाता है। दैट इज अनवांटेड नॉइज, मतलब कि अनचाहा आवाज। सच इज नॉइज ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जो इंडस्ट्रीज का आवाज होता है, नॉइज ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के जो आवाज होते हैं, ये सब कॉज करते हैं साउंड पॉल्यूशन। और इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो होता है डेसिबल। has been set to measure the intensity of sound. The WHO, World Health Organization, has set the maximum level of noise at 45 decibel। अब इसका इफेक्ट बात करेंगे के बारे में जानेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या दिखता है एनिमल्स और इन्वायरमेंट में। तो वाइल्ड एनिमल्स सफर क्रोनिक स्ट्रेस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम एंड चेंज देयर माइग्रेशन रूट इन रिस्पॉन्स टू नॉइज। कि अगर नॉइज ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि जो उसका फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है और उसका जो माइग्रेशन का रूट होता है वो भी चेंज हो जाता है नॉइज के रिस्पॉन्स में। रिसर्च शोज नॉइज कॉजेज कन्फाइंड एनिमल्स पेन। कि रिसर्च में मिला है कि जो एनिमल्स में पेन शुरू हो जाता है नॉइज की वजह से, फियर, डर पैदा हो जाता है, एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। नॉइज पॉल्यूशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। कि ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ डेथ बाय अल्टरिंग प्रे प्रीडेटर बिहेवियर। जो प्रे एंड प्रीडेटर का बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि उसमें गड़बड़ी पैदा कर देता है। मे इंटरफेयर विथ नेविगेशन, ऑल्सो अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उस पे भी इसका असर पड़ता है नॉइज पोल्यूशन का। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉइज इंक्लूड अ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्पीच इंटरफेरेंस, हियरिंग लॉस। इसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है, स्पीच इंटरफेरेंस होता है। मतलब अगर हम बात कर रहे हो कि कोई दो पर्सन और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक हो या कोई कोई भी चीज का साउंड बहुत ज्यादा हो तो उसमें भी डिस्टरबेंस होता है। एंड स्लीप डिस्ट्रप्शन,
सोने में प्रॉब्लम होता है, एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होता है उसमें भी कमी देखा जाता है। इट में कॉज टेम्पोररी और परमानेंट हियरिंग लॉस। ये नॉइज पॉल्यूशन जो होता है वो कॉज कर सकता है टेम्पोररी, मतलब कि कुछ समय के लिए, या परमानेंट हमेशा के लिए, हियरिंग लॉस इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। अब कुछ लॉ हैं जो जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लॉज हैं। जैसे कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये एक्ट आया था 1981 में, फिर इसे अमेंड किया गया, मतलब इसमें कुछ जोड़ा गया 1987 में। नॉइज पोल्यूटेंट अंडर द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट ये जोड़ा गया। एंड यूजिंग सेक्शन 6 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल जो है वो 2000 में पास हुआ। एंड सेक्शन 260 एंड सेक्शन 290 ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत it can be used for its control considering noise pollutants as criminal। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करे वो कहलाता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इनटू द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। Nuclear weapon production and decommissioning, mining of radioactive ores, handling and disposal of radioactive waste and accident at nuclear power plants। मतलब कि जो भी ऐसा पॉल्यूटेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉज करे तो वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। अब कुछ होता है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन होता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा गर्म पानी जो होता है अगर हम उसे वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दे तो वो थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनका डेथ हो जाता है। प्लांट्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। Heat pollution are thermal or nuclear power plant, industrial effluent, sewage effluent and biochemical activity। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स फ्रॉम होम एंड बिजनेसेस दैट पीपल नो लॉन्गर हैव एनी यूज फॉर। और ये सब जो यूज होता है जैसे फूड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल, लेदर, वुड, ग्लास, मेटल, सैनिटरी वेस्ट इन सेप्टिक टैंक एंड अदर वेस्ट, जो कि अब हमारे यूज का नहीं होता, ये सब सॉलिड वेस्ट में जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई रूल्स है कि डायरेक्ट ना फेंकें, उसे गाड़ दें, फिर उसको रिड्यूस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स के जरिए उसे उसके सॉलिड वेस्ट को वॉल्यूम को कम करें। तो आप ये सब नोट्स में पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उससे जुड़े। और ये इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप डिटेल में इसका स्टडी कर सकते हैं। हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अब बात करेंगे कि सॉलिड वेस्ट का ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लिटरिंग इन एनवायरमेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जैसे कॉलेरा होगा, वेक्टर बोर्न डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू वगैरह हो सकता है। पेस्ट द स्प्रेड डिजीज, इन्वायरमेंटल इशू होगा, टॉक्सिक गैस emission, इफेक्ट्स ऑन एनिमल प्रेजेंट ऑन लैंड एंड इन वाटर, obstruction of drain, loss of biodiversity, cause all type of pollution, air, soil and water। तीनों तरह का जो pollution है वो cause कर सकता है सॉलिड वेस्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, वेस्ट कॉम्पैक्शन है, बायोगैस जनरेशन है, सब बायोगैस जनरेट कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, इसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, ओशियन डंपिंग, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 3R, जिसे कहा जाता है रिड्यूस, मतलब कि कम करो, एंड या तो रीयूज, उसे फिर से रीयूज करो, एंड उसे फिर से रिसाइकल कर दो, पुनः चक्रण। तो ये 3R फॉर्मूला है जो कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन। तो कोई भी कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉलिड जो होता है सॉइल में उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। और सॉइल पॉल्यूशन कॉज होता है जैसे हम केमिकल्स यूज करते हैं या सॉइल इरोजन करते हैं, स्लाइन वाटर की वजह से होता है, अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अंडरग्राउंड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, एसिड रेन एंड माइनिंग से जो वेस्ट होता है, एंड लीकेज ऑफ टॉक्सिन। तो ये सब कॉजेज करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। एंड इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये हेल्थ को डैमेज करेगा, हार्वेस्ट पुअर होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कॉज होगा,
पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अब सॉइल पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं कि जैसे इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उन्हें नहीं यूज करना चाहिए। वेस्ट को जो होता है हम अच्छे से डिस्पोज करें, डीडीटी वगैरह यूज ना करें, और जो बायो रिमेडिएशन टेक्निक होता है उसे यूज करें, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट करें, ट्री प्लांटेशन करें, यूज ऑफ 3R एंड 4R टेक्निक को यूज करें, यूज ऑफ टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। की सॉइल इरोजन कहा जाता है जो टॉप मोस्ट लेयर का हटना, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, तो इसे ही कहा जाता है सॉइल इरोजन। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसके साथ हट जाते हैं। अब बात करेंगे कि बायो रिमेडिएशन क्या होता है। यहाँ पे भी एक टर्म आया था कि बायो रिमेडिएशन टेक्निक का यूज करें। तो बायो रिमेडिएशन जो होता है ये एक बायोटेक्निकल प्रोसेस है जिससे कि जो कॉन्टेमिनेशन होता है उसे हम क्लीन कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का टाइप्स है जिसमें इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और यूटिलाइज द पोल्यूटेंट फ्रॉम अ पोल्यूटेड एरिया। अब बायो रेमेडिएशन का बेनिफिट्स क्या है, तो ये एक तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बैक्टीरिया से हम खत्म करवा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक अ वाइड रेंज ऑफ contaminants कैन बी completely eliminated. विद इट्स हेल्प द टारगेटेड pollutants कैन बी eliminated. इससे क्या होता है कि जो टारगेटेड pollutants है उन्हें ही हम बस एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि दिस टेक्नोलॉजी इज केपेबल ऑफ डिकम्पोजिंग ओनली दोज पॉल्यूटेंट विच आर बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होंगे उसे ही बस ये डिकम्पोज कर पाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जिसमें ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है तो वो तो बस डिकम्पोज कर पाएगा उसे, तो जो बायोडिग्रेडेबल होगा। दिस टेक्निक टेक्स लॉन्गर देन अदर ट्रीटमेंट। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी इन अ वाइड एरिया, कि बहुत ज्यादा बड़े एरिया में इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि PYQ क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ हाईली पॉइजनस। इनमें से कौन सा गैस है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, ऑर्डरलेस है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ना ही इसका कोई कलर होता है, कलरलेस गैस। ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही हैजार्डियस गैस है। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी बंद कमरे में सोए हुए हैं और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो इससे डेथ कॉज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ये होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही हाई एफिनिटी दिखाता है, हाई एफिनिटी। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एफिनिटी ज्यादा होता है। ये बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और वहां पे ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ कलरलेस, फ्लेमेबल एंड हाईली टॉक्सिक गैस। की इनमें से कौन सा है जो कलरलेस है और वो जलने वाला है, फ्लेमेबल है और बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक गैस है। ऑप्शन ए है आर्सीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्सेन। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो है AsH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are a subset of air pollution that refers to the tiny particles suspended everywhere in our atmosphere। कि इनमें से कौन सा है जो कॉज करता है एयर पॉल्यूशन, और बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये हर जगह हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि इसे कहते हैं एरोसोल्स, जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज अ स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर। ये किसके लिए किसे मेजर करता है, तो ये मेजर करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टू मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि ये मेजर करता है पॉल्यूशन को एक्वेटिक इकोसिस्टम में।
Next question is, which one of the following air pollutants combines with the hemoglobin of human blood and reduces its ability to carry oxygen? अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, causing acidification and many even led to death. कि अभी बात कर रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि इसका जो एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा होता है और ये बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ जहाँ पे बाइंडिंग साइट होता है ऑक्सीजन का, जिसके वजह से ऑक्सीजन का जगह नहीं बचता, तो ऑक्सीजन की कमी से फिर डेथ कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन? कि इनमें से कौन सा मैकेनिकल मेथड नहीं है जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके एयर पोल्यूशन से? तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो है बैग फिल्टर, ऑप्शन बी जो है साइक्लोन कलेक्टर, ऑप्शन सी साइक्लोन सेपरेटर एंड ऑप्शन डी इज अ साइक्लोन डिवाइडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइक्लोन डिवाइडर। और बाकी ये जो बैग फिल्टर है, साइक्लोन कलेक्टर है एंड साइक्लोन सेपरेटर है, ये एक मैकेनिकल मेथड है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन? कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है? स्मॉग, एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन एंड एस्बेस्टोसिस। तो इसमें से जो नहीं है वो है यूट्रोफिकेशन, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे यूट्रोफिकेशन जो है वो एक्वेटिक बॉडीज में होता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ना कि एयर पॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल एटीसी, कि कोल, पेट्रोल और डीजल का जलना इज द बेसिक सोर्स ऑफ, ये एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिग सिटीज ऑफ इंडिया इज, कि जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है बड़े बड़े शहरों में, वो किसके वजह से है? तो वो है थर्मल पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, कि व्हीकल की वजह से जो बड़े बड़े सिटीज में वहां पे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉज्ड बाय द हाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट? कि सुपरसोनिक जेट की वजह से क्या काउज होता है? तो pollution in air, eye disease, obstruction of ozone layer and option D is none of these। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन लेयर को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर? एयर का कौन सा इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड फॉस्जीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो होता है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, nowadays the amount of concentration of carbon dioxide in the atmosphere in ppm is approximately। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं ppm में, तो ये अभी जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? तो ये देखिए सवाल है इस टाइम का, तो लेकिन हम रिसेंट डेटा के हिसाब से देखें तो इसका जो है वो है 427 इन द जनवरी मंथ का, ये रिसेंट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पॉल्यूशन काउज्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ईच ऑफ देम। कि इनमें से अगर हम सबको एक एक किलोग्राम जलाएं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है कि एयर पॉल्यूशन कौन कॉज करेगा, तो सबसे ज्यादा कौन कॉज करेगा? सबसे पहले तो ये हम लोग बताएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे है सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। तो सीएनजी तो नहीं होगा कि सबसे ज्यादा करे। ऑप्शन बी जो हमारा है डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही होगा कि सबसे ज्यादा डीजल कॉज करता है, फिर पेट्रोल करता है एंड लास्ट में सीएनजी कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस एयर पॉल्यूशन? कि इनमें से कौन सा है जो गैसियस एयर पॉल्यूशन नहीं है? तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर तो है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी हो जाएगा, और नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो स्मोक, गैसेस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट इन जनरल? इनमें से कौन सा जनरली जो है वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये है। CO2 जो है वो जनरली एयर पॉल्यूटेंट में नहीं आता है,
बाकी हाइड्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये सब जो है वो होता है एयर पॉल्यूटेंट, क्योंकि CO2 अगर नॉर्मल रेंज में है तो ये एयर पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में उसका बहुत ज्यादा हो गया हो लेवल, तो फिर ये एयर पॉल्यूटेंट का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फैक्टर फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग इज, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका जो मेन फैक्टर है वो क्या है, तो ये हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टडी ऑफ पोल्यूशन व्हाट डज SPM रेफर टू, तो अभी हम लोग SPM के बारे में पढ़े थे। ये पढ़े थे SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following gases is mostly released from landfills in urban area, कि जो अर्बन एरिया के लैंडफिल्स होते हैं उनमें से कौन सा सबसे ज्यादा गैस रिलीज होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, वो ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से है। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये जो रिलीज होता है वो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट से रिलीज होता है। Next question is identify the air pollutant in urban areas which cause irritation to human eyes and respiratory tract, कि इनमें से अर्बन एरियाज में कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो कि कॉज करता है इरिटेशन इन ह्यूमन आईज एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो ये जो हो जाएगा जो सरफेस ओजोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन, कि इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कैंसर कॉज कर सकता है। ऑप्शन ए इज मरकरी, ऑप्शन बी इज ग्लास, ऑप्शन सी इज ओजोन एंड ऑप्शन डी इज इंसेक्टिसाइड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेक्टिसाइड जो होता है वो कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gaseous pollutant from anthropogenic sources are CFC in the air, कि कौन सा गैसियस पॉल्यूटेंट है जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो है सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री एंड इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोम इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉल्यूटेंट काउजेज इरिटेशन इन द आईज, कि इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो अ, आंखों में इरिटेशन पैदा करता है, तो वो हो जाएगा पैन। Next question is which of the following polluting substances is not emitted from the transport sector, कि इनमें से कौन सा polluting substance है जो कि रिलीज नहीं होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो कि NO2 होता है, CFC जो है ये नहीं होता। बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये सब ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रिकर्सर ऑफ विंटर स्मॉग आर, जो विंटर स्मॉग होते हैं आपने देखा होगा कि ठंडे के दिनों में किस तरह से धुआं धुआं हो जाता है, खास करके दिल्ली वगैरह में कि कुछ दिखता नहीं है, तो वो जो होता है वो स्मॉग ही रहता है। तो इसका जो मेजर प्रिकर्सर है वो क्या है, तो इसका जो मेजर प्रिकर्सर होता है वो होता है NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्स इन इंडिया इज, कि जो मैक्सिमम इमिशन हो रहा है पोल्यूटेंट का वो भी फ्यूल सोर्स से इंडिया में, तो वो किसके वजह से हो रहा है, बाय कोल, बाय बर्निंग, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड बाय वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, की एसिड रेन जो होता है वो किससे कॉज होता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द मोस्ट एसिड रेन, की कौन सा जो कंट्री है उसमें मोस्ट एसिड रेन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे, यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन आर, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड H2SO4 एंड HNO3।
Next question is the inorganic pollutants that contaminate underground water are कि कौन सा इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है जो अंडरग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करता है। ऑप्शन इज बैक्टीरिया, एल्गी, आर्सेनिक एंड वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इफ हाउस होल्ड सीवेज इज कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज इनटू अ स्ट्रीम इन लार्ज क्वांटिटीज। कि अगर हाउस होल्ड से जो गंदगी निकलता है अगर उसे हम कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज करें स्ट्रीम में, वो भी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में, तो इससे क्या होगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एल्गी ब्लूम इन स्ट्रीम वाटर। ऑप्शन बी इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर लेवल ऑफ स्ट्रीम वाटर, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ स्ट्रीम वाटर, डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ स्ट्रीम वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा कि जो डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है स्ट्रीम वाटर में वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो बीओडी होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the biggest source of water pollution in major river in India। कि किसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल वाटर फ्लो, अनट्रीटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रिलीजियस कस्टम। तो इस ये रीजन जो है वो है अनट्रीटेड सीवेज। डायरेक्ट इफ्लुएंट कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर में, जो कि बहुत ही गलत है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज की फ्रेश वाटर बॉडीज में जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है सीवेज इफ्लुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनीमाता डिजास्टर इन जापान वाज ड्यू टू हुज पॉल्यूशन। की जो मिनीमाता डिजीज जो आया था जिसके वजह से वो डिजास्टर बन गया था जापान में, तो वो किसके वजह से हुआ था। तो ये मरकरी है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो जाने की वजह से हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, सेशन में बने रहें। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली डेली क्लास को वॉच करें। थैंक यू सो मच।